हो गई है शुरू। नमस्ते। जो आ, एक साधारण सा प्रश्न जो है आया था उसके बारे में थोड़ी सी बात करें। बॉयल्स लॉ जो है ना, वो देखिएगा ज़रा, यहाँ एक सिलेंडर है और यहाँ पे आपने ये ऐसा पिस्टन लगा रखा है, ठीक है। तो पिस्टन लगाने पर एक सिचुएशन ये है, अगर मैं पिस्टन के ऊपर प्रेशर बढ़ा देता हूं, देखिएगा ये प्रेशर बढ़ गया। तो जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। शर्त ये है कि इसके अंदर का गैस का जो अमाउंट हो वो फिक्स हो, फिक्स अमाउंट। और ये अमाउंट माने क्या, मतलब गैस का जो मास है वो फिक्स हो, और प्रेशर जो है यहाँ पे वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम होने लगता है। इसको अपन लोग बॉयल्स लॉ कहते हैं। बॉयल्स लॉ, अगर फिक्स अमाउंट हो और कांस्टेंट टेम्परेचर हो, दो बातें तय हैं। अगर मात्रा नियत है और ताप भी नियत है, तो ये चीज जो है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है जी। नाउ ये जो है, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रख दूं, कैट द सीन, अमाउंट फिक्स कर दूं, अमाउंट फिक्स, नियत मात्रा, और कांस्टेंट प्रेशर, दाब नियत, तब आप इसे गर्म करेंगे तो इसका वॉल्यूम इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ये चार्ल्स लॉ है। दिस इज द बॉयल्स लॉ जी, ये चार्ल्स लॉ जी। मतलब अगर आपने जो भी गैस है उसका अमाउंट फिक्स रखा हुआ है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, तो एज यू इंक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और राइट नाउ हियर इन दिस सिचुएशन, अगर आपने अमाउंट फिक्स रखा है, मतलब मात्रा नियत रखी है, दाब नियत रखा है, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मैं इसको पलटा लूं तो ये सीन ऐसा हो जाना चाहिए, V proportional to 1/P. This is Boyle's law, this is Charles' law. When they combine, called Gauss equation, Gauss समीकरण। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो क्या बनेगा, गैस समीकरण बनेगा। चलिए जी, गैस समीकरण क्या बनेगा। नाउ वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/P, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू directly proportional to absolute T. So volume proportional to T/P. Now PV ऐसा लिख देता हूं, PV proportional to T. And we are trying to use a constant here actually. ये जो है यहां पे अपन कोई कांस्टेंट लगाना चाहते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कांस्टेंट क्या आएगा। वो कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है। क्या वो 3 आ जाएगा? यस ऑफ कोर्स आ सकता है, इट कैन बी। क्या वो 4.4 इंटू 10⁻² हो सकता है? या सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या बोल रहा है सर, क्या बोल रहे हो, या कांस्टेंट हो, क्या वो तीन, अरे वो कुछ भी हो सकता है, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी है। तो ये कुछ भी किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये कुछ भी किस बात पे डिपेंड कर रहा है? एक्चुअली ये कुछ भी इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि गैस का अमाउंट क्या है, गैस का मात्रा, अमाउंट क्या है। तो ये गैस की अमाउंट कैसे नापे यार? गैस की अमाउंट हम लोग, गैस है ना, तो गैस को हम 3 तरीके से नाप सकते हैं। या तो हम ये बता दें कि वो ग्राम या किलोग्राम में कितनी है, यानी कि मास बता दें, या तो हम ये बता दें कि उसके पास कितने मोल्स हैं, गैस के कितने
मोल्स हैं, 1 मोल, 2 मोल, 1.5 मोल, है ना, वट एवर, है ना। या फिर हम ये बता दें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, बोले सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बता देंगे तो नंबर ऑफ मोल भी पता चली जाएंगे। तो 3 तरीके हो सकते हैं, या तो हम ये बताएं कि उसका मास की क्वांटिटी क्या है, या तो हम ये बताएं कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, या तो हम ये बताएं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। तो यहाँ दोस्तों, यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ गैस पे। नाउ अमाउंट ऑफ गैस पे चलो लेट अस सी, अगर मैं यहां पे 1 मोल गैस ले लूं, 1 मोल ऑफ गैस, गैस का 1 मोल, है ना। अरे ये क्या लिख दिया, 1 मोल गैस ले लिया। जब मैं 1 मोल ले लूंगा तो यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा वो आ जाएगा पीवी इज इक्वल टू आर टी। ये कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, और इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। होपफुली यू नो दैट 8.3 जूल पर मोल केल्विन ये रहती है। और अगर यहां पे मैं म्यू मोल्स ले लूं तो ये हो जाएगा पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, 1 मोल के लिए आर टी, म्यू मोल के लिए म्यू आर टी। और अगर मैं सपोज कर लीजिए 1 ग्राम ले लूं तो ये हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है पीवी इज इक्वल टू आर टी। ये तो आपने कह दिया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नाम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब हर बार एक जैसा ही आने वाला है, और 1 मोल के लिए चाहे फिर कोई सी भी गैस हो वो वैल्यू वही रहने वाली है। और ये जो है ये कहलाएगा आपका स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। मतलब ये हो गया कि ये किसी गैस के लिए कुछ और, किसी गैस के लिए कुछ और आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कोई और वैल्यू होगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कुछ और, और हीलियम के लिए कुछ और। ना इसी को थोड़ा सा और आगे सरका देते हैं। सपोज कर लीजिए मैं एम ग्राम ले लेता हूं, एम ग्राम, एम ग्राम। तो यहां फिर अमाउंट चेंज हो रहा है, और यहां पे फिर अगेन पीवी इज इक्वल टू एम आर टी हो जाएगा। और मान लीजिए कि आपके कंटेनर में अकेला मॉलिक्यूल, एक अकेला मॉलिक्यूल, तो इक्वेशन फॉर 1 मॉलिक्यूल, ये भाई लोग मोल तो हिंदी में भी मोल ही कहते हैं, और ये जो है म्यू मोल्स, है ना। और ये 1 ग्राम के लिए, तो ये तो भाई आपका मास हो गया। और ये चीज जो है एक अणु के लिए, एक अणु के लिए, तो ये चीज बन जाएगी पीवी इज इक्वल टू के टी। और ये अगेन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नाउ अगर मेरे को एन मॉलिक्यूल चाहिए तो ऐसे ऐसे एन ले लूं, एन मॉलिक्यूल ले लूं, एन मॉलिक्यूल्स, एन अणु, अगेन आप कह सकेंगे पीवी इज इक्वल टू एन के टी। तो यहां आप देख सकते हैं, आपने पूछा, मैंने कहा था आपसे कि सर इसकी वैल्यू कुछ कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। वो कुछ भी इस बात पर निर्भर करेगी कि आपने लिया कितना है। और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि इनकी यूनिट आप क्या लेते हैं। जनरली हम लोग फिजिक्स में सिर्फ इसी को तवज्जो देते हैं, क्योंकि हम इसको प्रेशर को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल में लेते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेते हैं, एमकेएस में चलने की कोशिश करते हैं, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में लेते हैं। चाहे फिर वो केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, केल्विन में ही लेना पड़ेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, तो उसका कोई इलाज नहीं है। पर कभी कभी आप लोगों ने केमिस्ट्री में सुना होगा पास्कल लीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट या कुछ भी इस तरह की, जो ये वैल्यूज बदलते जाएंगे तो ये अलग अलग आता चला जाएगा। तो दोस्तों ये इसके कांस्टेंट हैं। 1 मोल के लिए क्या है, म्यू मोल के लिए क्या है, और 1 ग्राम के लिए क्या है, और एम ग्राम के लिए क्या है, और 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या, एक अणु सर परमाणु नहीं भाई, वो केमिस्ट्री में होता है। हाँ कभी कभी जो है जैसे हीलियम है तो आप उसको क्या कहोगे, मोनोएटॉमिक होती है वो। हाइड्रोजन है तो वो डायटॉमिक हो जाएगी, तो होगा क्या कि साहब वो
H2 बन के मॉलिक्यूल हो जाएगा और H अकेला रहेगा तो एटम रहेगा। लेकिन हम लोग भैया अणु की बात ही करते हैं, और हमारा तो जो बॉन्डिंग, जैसे केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग होती है तो वो तो मॉलिकुलर होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो सॉरी एटॉमिक होती है, एटॉमिक बॉन्डिंग चैप्टर रहता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हम लोग मॉलिकुलर बॉन्डिंग की बात करते हैं। वो लोग आप इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, बल्केबिलिटी, तमाम यंग मॉडल्स, ये सारी चीजें मॉलिकुलर बॉन्ड से डिसाइड होती हैं, है ना। खैर, तो इसलिए हम अणु में ही रहेंगे भाई। तो दीज आर द कांस्टेंट। कैसे लगे आपको? अरे हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात और, ये सब एक ही रिश्तेदार ना, एक ही बारात के में आए हैं, है ना। है तो सब इसी के कांस्टेंट ना, तो रिश्तेदारी भी होगी फिर, है, फिर रिश्तेदारी भी होगी भाई। चलिए रिश्तेदारी कर देते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप ये वाली इक्वेशन, हाँ, सपोज कर लीजिए कि आप कोई एक इक्वेशन ये वाली उठाते हैं, या ये वाली उठाते हैं, ये वाली उठाते हैं, है ना, ये वाली। तो इसमें मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। अब आप मान लीजिए कि इस इक्वेशन में आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 कर देते हैं। टेल मी, दिस इज 1 मोल, है ना। अगर आप इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 6.023 इंटू 10⁻23 कर देते हैं तो ये 1 मोल हो जाएगा। तो अब अगर इस इक्वेशन में मैं डाल दूं तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू NKT, N फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और 1 मोल के लिए एक और इक्वेशन है PV इज इक्वल टू RT। तो यू कैन से कि ये दोनों, तो फिर दोनों ही 1 मोल के लिए, जैसा कि हमने तय किया था कि गैस का कांस्टेंट गैस की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो भाई ये भी एक मोल है और ये भी एक मोल है, तो फिर आप कह सकते हैं NK इज इक्वल टू व्हाट, R। तो आप यहां से चाहें तो K की वैल्यू भी निकाल सकते हैं भाई। K की वैल्यू आपकी आने वाली है R/N, R/N। नाउ R की वैल्यू है 8.3 जूल, 8.3 जूल पर मोल केल्विन, और यहां N जो है N जो है आपका हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। और ये कैसे निकलता है, मोल्स कैसे निकलता है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर मोल। तो नंबर मॉलिक्यूल पर मोल, तो ये मोल मोल कट जाएगा और इस तरह से कुछ आ जाएगा, 6 कम 6 है, 7 8 2 बचा, और 6 18, 1.3 समथिंग, 1.3 इंटू 10⁻23, सॉरी 23, है ना। 6.023 इंटू 10⁻23 ऊपर चला जाएगा -23, और ये हो जाएगा जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन। तो ये K की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, यहां अब दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना डियर इस M को भी मॉलिक्यूलर मास के बराबर कर दें, मॉलिक्यूलर मास के बराबर कर दें, इसको बिठा देता हूं। तो यहां से अपन एक गेम और खेल लेते हैं कि ये जो M ग्राम है उसको कुछ और नाम दे देते हैं। अगर M बराबर M इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, है ना, मतलब जो M ग्राम है वो मॉलिक्यूलर मास के बराबर ले लूं। इफ यू टेक द मास इन द ग्राम इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास, दैट विल बी अगेन 1 मोल। अगेन 1 मोल। नाउ व्हाट, तो ये हो जाएगा PV, और ये हो जाएगा M स्मॉल RT, और अगेन 1 मोल, 1 मोल, क्योंकि आपने मास M ग्राम जो है, जो मास ग्राम में है, उसको आपने मॉलिक्यूलर मास के बराबर ले लिया है, तो वो 1 मोल हो जाएगा। तो अगेन ये 1 मोल हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं MR इज इक्वल टू कैपिटल R। नाउ सी व्हाट हैपेंस, ये एक बन गया और एक ये बन गया। अच्छा, यहां बढ़िया मजेदार बात यह है कि ये एक फिक्स क्वांटिटी है, 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, क्योंकि एक मोल के लिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप अगर पर मॉलिक्यूल लें, अगर एक मोल के लिए वो वैल्यू फिक्स है, तो पर मॉलिक्यूल के लिए भी चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड का हो चाहे ऑक्सीजन का हो, लेकिन यहां मामला थोड़ा अलग आएगा। नाउ सी, मैं इसको हटा दे रहा हूं। चलिए,
यहां मामला थोड़ा अलग आएगा। अगर मैं आर की बात करूं, आर की, तो आर पहुंचने वाला है R/m। तो जस्ट टॉक अबाउट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में ये आप पहुंचने वाला है आपका 8.3, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑब्वियसली क्या? 2। अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड, 8.3, व्हाट, 44। मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए स्मॉल r की अलग वैल्यू, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अलग वैल्यू, और अगर H2O की वेपर ले रखी है, H2O सपोज करिए H2O की वेपर है, तो गैस हो गई ना 8.3 बाई 16, 17, 18 लीजिए। तो आप जान सकते हैं कि स्मॉल r सबके लिए अलग अलग है। नाउ अगेन कि आपके पास एक r है, तो r बराबर आपका क्या था, NK भी था, और r बराबर आपका MR भी था। तो इन दोनों की रिश्तेदारी भी आ गई, NK इज इक्वल टू MR। डू यू बिलीव दैट कि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है? अगर आपने अलग अलग, जैसे ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको यहीं रोक दिया है, और व्हाट आई से कि यहाँ क्या नंबर, अगर मैं यहाँ पे इक्वल लगा दूं तो यहाँ क्या आने वाला है, यहाँ वो डिपेंड करता है कि आप सिचुएशंस कौन सी ले रहे हैं, है ना। तो डेफिनेटली वो मास पे डिपेंड करता है। इसके अलावा और भी तरह तरह की बातें हैं, तो वैल्यूज बदलती रहती हैं। ओके सर, एक छोटा सा काम और करता हूं आपके लिए, एक छोटा सा काम और करता हूं, इसको मैं डालता हूं। तो अगर अपन यहां आते हैं और इसको लिखते हैं 1 मोल, है ना। तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू व्हाट, RT, एंड नाउ R इज इक्वल टू 8.3। नाउ सी व्हाट इज दिस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम हो लीजिए मीटर क्यूब बाय केल्विन। आई एम सॉरी, बाय केल्विन। तो ये जो 1 मीटर के काम से ये चला गया। अच्छा, इसके अलावा यहां पे म्यू भी था एक्चुअली, तो ये हो जाने वाला था, एक ये कट हो गया, तो न्यूटन मीटर हो गया आपका जूल, ये हो गया मोल और केल्विन। तो ये हो गया आपका जूल, ये चीज हो गई आपकी जूल पर मोल केल्विन। नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अनदर यूनिट्स ना, कुछ और अलग सा लीजिए। सपोज करिए R बराबर आपने लिया है 8.3। ये जो जूल है इसको आप R कर लीजिए, ठीक, मोल केल्विन। आप चाहें तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है उसको बदल लीजिए। चलिए उसको बदल देते हैं, इसको अपन एटमॉस्फेरिक में लें, तो ये हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, ATM बराबर कितना होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मेरे को एटमॉस्फेयर में लेना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे ले जाना पड़ेगा, तो मैं नीचे ले जाऊं 10⁵ न्यूटन पर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपॉन 1/10⁵ एटमॉस्फेयर। फिर V को आपने मीटर क्यूब में लिया हुआ है, तो आप एक काम कर लीजिए कि इसको लीटर में ले लीजिए, और मीटर क्यूब और लीटर के बीच कितने का रिश्ता है, 1000 लीटर, है ना। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁵ लीटर। तो अगर आपको लीटर में ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये मीटर क्यूब था, हाउ मच लीटर, दिस मच लीटर, और मोल को मोल रहने दीजिए और केल्विन रहने दीजिए। तो ये देख लीजिए, ये 2 बच जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो हीट है ना, इसकी एक यूनिट कैलोरी भी है। तो हीट जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है एनर्जी का, तो अगर कैलोरी लेना चाहें तो 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। तो अगर मैं इसको 4.2 से डिवाइड कर दूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.99 आ जाएगा। तो R की वैल्यू हो जाएगी 2, अप्रोक्सीमेटली 2, देख लीजिए 1.99 आने वाला है। 2 कैलोरी
है ना। जूल की जगह क्या आ गया, कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। कैसी रही? देखिए ये क्वांटिटेटिव है और आप तरह तरह से इसकी वैल्यूज बदल सकते हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग टू यूज दिस वेरी फार्मूला इन न्यूमेरिक टर्म्स, जब भी आपके पास आईआईटी में या नीट में सवाल आए और आप न्यूमेरिक वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं, तो आप ऑप्शंस के यूनिट्स का बहुत ध्यान दीजिएगा और जो चीज़ आप पुट कर रहे हैं उसका भी ध्यान दीजिएगा। मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमकेएस सिस्टम में चलें, एसआई सिस्टम में चलने की कोशिश कीजिए और आंसर को फाइनली चेंज कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। बड़े दिनों बाद, मतलब लगभग 9 से 10 दिन बाद मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है ना। सो फॉर यू, थैंक यू।